जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, आंखें हैं, किडनी है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, इसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएंगे। सर, क्या इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जिसके बारे में अगर लोगों को पता हो तो वो पहले से अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई कर सके और डॉक्टर के पास जा सकें? और अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए, इस लाइन के गूढ़ अर्थ को, तो आप डायबिटीज़ को डिफीट कर सकते हैं, डायबिटीज़ के साथ सक्सेसफुली हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सर, आजकल मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो शुगर फ्री के नाम से बेचे जा रहे हैं, तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो रिलायबल है? डायबिटीज़ की चिकित्सा का उद्देश्य सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत करता हूं आप सभी का हेल्दी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर घर में किसी ना किसी को ज़रूर होती है। आज वो है डायबिटीज़ यानी शुगर। पहले कहा जाता था कि एक एज ग्रुप होती थी 35 से 40 की या उससे ज़्यादा के जो एज ग्रुप के लोग होते थे उन्हें ज़्यादातर ये बीमारी होती थी। लेकिन आजकल देखा जाता है कि चाहे छोटे बच्चे हों या टीनेजर्स, सभी को कहीं ना कहीं इस बीमारी से सफ़र करना पड़ रहा है। तो क्या होती है डायबिटीज़, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या इसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? ऐसे ही कई सवाल हैं हमारे पास और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज एक ऐसे एक्सपर्ट है हमारे साथ जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है और पिछले 28 सालों से डायबिटीज़ और हार्मोनल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के महारथी हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील जैन सर का। सर, वेलकम टू हेल्थ फॉर यू। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होती क्या है और इसका रूट कॉज क्या है, ये कैसे होती है? देखिए, डायबिटीज़ का अर्थ होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज हमेशा सर्कुलेट करता है, एक सामान्य मात्रा में सर्कुलेट करता है। यदि ये ग्लूकोज की एक सामान्य मात्रा से अगर अधिक लेवल पे ग्लूकोज ब्लड में हो जाए तो टेक्निकली हम इसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड में, अगर हम इसे नंबर्स की बात करें, तो यदि हमें खाली पेट में अगर अपनी ब्लड में ग्लूकोज की जांच करें तो ये हमेशा 100 से कम आएगी। अगर खाली पेट में ग्लूकोज की जांच 126 से ज़्यादा आ गई तो इसका अर्थ है कि ये एबनॉर्मल है, व्यक्ति को डायबिटीज़ है। ठीक इसी तरह से अगर हम कुछ भी फूड लेते हैं, आहार लेते हैं और उसके 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो सामान्यतः ये हमेशा 140 के नीचे होती है। अगर ये 200 से ऊपर हो जाती है तो इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब आखिर इसका अर्थ क्या हुआ, इन नंबर्स का क्यों है इतना वैल्यू? हमारी बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन है जो ग्लूकोज और शरीर की बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को रेगुलेट कर रहा है। और यदि इंसुलिन हार्मोन ठीक से काम कर रहा है, शरीर की पूरी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं सही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा ग्लूकोज नॉर्मल रेंज में रहेगा। अब यदि ग्लूकोज नॉर्मल रेंज से ऊपर जाने लगा, मतलब अब इंसुलिन और शरीर की प्रक्रियाओं में व्यवधान आने लगा है, डिस्टरबेंस आ रहा है, और इसकी वजह से हम इसे डायबिटीज़ कहेंगे। और इसका महत्व इसलिए है कि जब इंसुलिन की कार्यप्रणाली में बदलाव आता है तो एक तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो इसके शरीर पे नुकसान होंगे और साथ में इंसुलिन की कार्यप्रणाली में बदलाव आने के भी नुकसान होंगे, जिसका अर्थ ये है कि डायबिटीज़ का अर्थ सिर्फ शुगर नहीं है। और इसीलिए डायबिटीज़ के साथ हम लोग सबसे कॉमन समस्या क्या देखते हैं? हार्ट अटैक्स, कार्डिक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो एक तरह से आप डायबिटीज़ का संक्षेप में अर्थ ये समझिए कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी आएगी तो शरीर में बहुत सारी जगहों पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आएंगे और साथ में ब्लड में ग्लूकोज भी बढ़ जाएगी। तो जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगी तो हम इसे डायबिटीज़ कहेंगे और हमारे इलाज का उद्देश्य उस ग्लूकोज को कंट्रोल करना तो रहेगा ही, साथ ही उन सभी प्रक्रियाओं को वापस पीछे ले जाने की कोशिश होगी ताकि शरीर स्वस्थ रहे। सर, जैसा आपने अभी बताया कि इंसुलिन के डिसफंक्शन से ही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, तो इंसुलिन के डिसफंक्शन का मेन रीज़न क्या होता है? उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम आज से 25-30 साल पहले के भारत को देखें। कितने लोगों में डायबिटीज़ हुआ करती थी?
कितने लोगों में हम डायबिटीज सुना करते थे। हम यदि आज से 100 वर्ष पहले चले जाए और उस समय के आंकड़े देखें तो ये जो कॉमन डायबिटीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, 25-30 हज़ार व्यक्ति में एक लोगों को होती थी। मैं आज से 1920-22 का समय बता रहा हूँ। और आज हमारे देश में हर 5-6 में एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि समय के साथ साथ हमारा जीवन बदल गया। हमारा शरीर जिन प्रक्रियाओं के साथ जीने के लिए बना है उससे हम हटते गए। तो एक तो हमारे खान पान में बहुत सारे बदलाव आए। जितने हम लोग एक समय फिजिकली एक्टिव थे, जो हो सकता है मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं थे, वो साधनों की वजह से हमारी मसल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो हम सीडेंट्री होते गए, आराम पसंद होते गए, और साथ साथ लाइफ के अंदर स्ट्रेस कंपोनेंट भी जुड़ा। तो इसकी वजह से हमारे देश में अगर हम अभी देखते हैं तो डायबिटीज़ की बुनियाद युवावस्था में नहीं है। डायबिटीज़ की बुनियाद अब हम बचपन से देख रहे हैं। अब बचपन से एक तो एक्टिविटी कम हो गई, और अब वो टेक्नोलॉजी का अब हम सदुपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, आज फूड बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया। मोबाइल के कुछ बटन्स के साथ बच्चे 24 घंटे दिन में रात में फूड ऑर्डर्स करने लगे, और उसकी वजह से मोटापा बच्चों में बहुत आने लगा, फिजिकल एक्टिविटी घटती गई। और जब ये बच्चे युवा होते हैं तो इनका इंसुलिन सिस्टम जो इन्हें जीवन भर सपोर्ट करने के लिए बना था वो समय से पहले फेल होने लगा। और इसलिए अब हम डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ते देख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि संख्या सिर्फ बढ़ने नहीं, जैसा आपने कहा कि 35-40 साल, हम लोग जब स्टूडेंट थे आज से 40 साल पहले, तब टाइप 2 डायबिटीज़ 40 वर्ष के नीचे हो जाना रेयर होता था। और अब स्थिति ये कि हमारे देश में मेजर चंक ऑफ न्यू पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, इनकी आयु ही 25 से 40 है। तो डायबिटीज़ में इंसुलिन की कार्य प्रणाली में जो व्यवधान आया है, उसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल में ही हमें इसके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, क्योंकि गलती यही से हुई है। जैसा आपने बताया कि पहले टाइप 2 डायबिटीज़ के ऑलमोस्ट 25,000 में से एक केस निकलते थे, अब आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो टाइप 2 क्या डायबिटीज़ की एक कैटेगरी है? उसके अलावा भी क्या अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिसमें वो डिवाइडेड है? तो पहला तो मैंने आपको ये स्पष्ट किया है कि यदि ग्लूकोज 126 से ऊपर है खाली पेट और आहार के 2 घंटे बाद 200 से अधिक है तो डायबिटीज़। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, किसी बच्चे में पेनक्रियास जन्म से एब्सेंट ही हो सकता है, ओके। या जन्म से काम ही नहीं कर रहा हो सकता है, तो ये रेयर केसेस होते हैं, जिसे हम नियोनेटल डायबिटीज़ कहते हैं। ये अनकॉमन है, मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इसके बाद दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आखिर पेनक्रियास भी एक ऑर्गन है, उसमें इंसुलिन बनाने वाली सेल्स है जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं। कभी कभी एक इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट होता है जिसमें कि इन्फेक्शन की वजह से किसी व्यक्ति में, खास तौर पर बच्चों में, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, उनकी इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को एक वायरस डैमेज कर देता है, उन्हें भी डायबिटीज़ हो जाएगी क्योंकि अब उनकी बॉडी में भी इंसुलिन ख़त्म हो गया। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ओके। ऑब्वियसली इनमें इंसुलिन ही नहीं है, और इंसुलिन के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो इन बच्चों को डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के साथ ही इंसुलिन बाहर से लेकर ही ये बच्चे हेल्दी रह सकते हैं। ये भी छोटा नंबर। फिर पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे जो अल्कोहल, शराब का दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में शराब पीते हैं, इनका पेनक्रियाज डैमेज हो सकता है। तो अब इन्हें जो डायबिटीज़ होगी उसे हम पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ कहते हैं, जो अधिकांश अल्कोहल वाले मरीजों में होती है। हालांकि किसी और कारण से पेनक्रियाज डैमेज हो तो भी ऐसा हो सकता है। ये करीब 5-7% डायबिटीज़ के ये कारण है, लेकिन 90 से 95% कारण है हमारे यहाँ टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें एक तो होती है आनुवंशिकता, जिसमें कुछ लोगों के अंदर जीन्स ही ऐसे जो कि प्रोन है, उनमें इंसुलिन की कार्यप्रणाली में व्यवधान आएगा। और उसके साथ हमारी लाइफ स्टाइल जो इतनी चेंज हुई है,
ख़ास तौर पे टीन एज से युवावस्था से ये दोनों मिलके टाइप 2 डायबिटीज़ का नंबर बढ़ा रहे हैं। अब इसमें नियोनेटल डायबिटीज़ हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, इसे हम पूरी तरह से नहीं बदल सकते क्योंकि कुछ में जेनेटिक्स है, कुछ में इन्फेक्शन है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ हम ही ने पैदा की है, इसलिए उसकी सॉल्यूशन भी हमारे पास हो सकते हैं। तो यदि हम उसे ठीक से समझें और उसे ठीक से ट्रीट करें तो हमारी जो एक मेजर आबादी है टाइप 2 डायबिटीज़ की इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली वो उसे उतना महत्व नहीं देती इलाज को। और उसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ये जब एक मीडियम एज में पहुंचेगी, 40, 45, 50 की आयु पर पहुंचेगी, तो ये परिवार के लिए, स्वयं के लिए बहुत सारे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, आर्थिक समस्या, प्रोडक्टिविटी, ये सब इश्यूज हमारे सामने होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ यंगर पेशेंट्स में ज़्यादा हो रही है। ओके सर, जैसे अभी आपने बताया कि यंगस्टर्स इस बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, वो फिर उनको एज के साथ बाद में दिक्कत आती है। तो डेली बेसिस पर जब आप यंगस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, वो कभी ना कभी तो आपके पास आते होंगे बताने कि हमें ये दिक्कत हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्यों वो इस बीमारी को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं या उनकी क्या साइकोलॉजी है? तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, टाइप 2 डायबिटीज़ एक तो यंगस्टर्स में हो रही है। आज हमारे पास में जो नए पेशेंट्स आते हैं उसमें 25 से 40 ये एक बड़ी संख्या होती जा रही है। अब डायबिटीज़ में यहाँ पर हम लोग इस बीमारी को समझने में कुछ गलती कर जाते हैं। ओके। और दिक्कत ये है कि जब तक इस बात को पेशेंट समझ पाते हैं वो लेट हो चुके होते हैं। इसको मैं विस्तार से समझाना चाहता हूँ। हाँ। डायबिटीज़ में जब ग्लूकोज लगातार बढ़ा रहेगा तो उससे तुरंत कुछ नहीं होगा। इस ग्लूकोज से कई केमिकल्स बनेंगे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, आंखें हैं, किडनी है, हार्ट है, ब्लड वेसल से इसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएंगे। मरीज को कोई लक्षण नहीं हो रहा है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये बहुत कॉमन होता है कि जब व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा तो वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जैसे आज आपको, हम कोविड का ज़माना ही देखिए, बुखार आ गया, किसी को मलेरिया हो गया, कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, तो लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और इलाज किया। यह समस्या ये है कि ये बीमारी लक्षण रहित है और यही हम अपने मरीजों को समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस रोग के उपचार का लाभ है शरीर के बड़े बड़े भविष्य में होने वाले दुष्प्रभावों को रोकना, जिसे हम दिखा नहीं सकते। अब जिस दिन ये दुष्प्रभाव हो जाएंगे, एक कार्डियक इवेंट हो गया, हार्ट कमजोर हो गया, आंखों के पर्दे पे खून का रिसाव आ गया, दिखना बंद हो गया, हाई शुगर की वजह से किडनी कमजोर हो गई, अब आप डॉक्टर के पास पहुंचे, अब आप बहुत गंभीर हो गए अपनी चिकित्सा के लिए, अब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार डायबिटीज़ के शरीर के अंगों पर जो नुकसान हो जाते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो वापस पीछे नहीं जा सकते। तो ये एक तरह से इंश्योरेंस की तरह है कि आप अपने आप को ट्रीट करते रहिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब यदि आप इंतज़ार करेंगे कि पहले शरीर खराब हो जाए और उसके बाद डॉक्टर तक पहुँचे तो वो लेट होगा। तो डायबिटीज़ को अगर सही तरीके से ट्रीट करना है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर चिकित्सा का उद्देश्य लक्षणों को ठीक करना बिल्कुल नहीं। यहाँ पर चिकित्सा का उद्देश्य शरीर की बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल रखना है और साथ में शरीर के अंगों को समय समय पर देखकर उन्हें हेल्दी बनाए रखना है। और यदि हम ऐसा कर पाएँ तो हम ऑब्वियसली एक हेल्दी नेशन का निर्माण कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि 25, 30, 35 साल का जो युवा होता है वो अपने कैरियर के प्रति बहुत ओरिएंटेड होता है, दूसरा उसमें कोई लक्षण नहीं होते, और तीसरा कई बार ह्यूमन नेचर भी होता है कि हम उस समय बहुत सारी चीज़ों को बहुत लाइटली, कैजुअली लेते हैं और उसकी वजह से डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों में निगलेक्टेड रह जाती है। और फिर ये जब 10-15 साल बाद जागते हैं
जब इनकी एज 45-50 होती है, जब ये लाइफ की सबसे बड़ी प्रोडक्टिव एज में है, तब ये डिसीज़ इनके लिए सबसे बड़ी बाधा बनती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे युवा है, वो हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी अपनाएं और इसके ट्रीटमेंट के महत्व को भी समझें। सर, क्या इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जिसके बारे में अगर लोगों को पता हो तो वो पहले से अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई कर सके और डॉक्टर के पास जा सकें, बजाय इसकी कि वो डिले कर दें? तो इसके कई अर्ली सिम्टम्स है, जैसे किसी व्यक्ति को बिना कारण सडनली उसका वजन कम होने लगे, ओके। या उसे बहुत थकान कमजोरी लगे, हाथ पैरों में झुनझुनी लगे। कई बार हम देखते हैं कि जब ग्लूकोज बढ़ती है ना, तो हमारा आई का रिफ्रैक्शन चेंज होने लगता है। तो अगर बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है, या प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो रहे हैं, कुछ वूंड हील नहीं हो रहे हैं, तो ये सभी लक्षण हैं जो डायबिटीज़ की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें लक्षणों की मौजूदगी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 60% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते, और इसलिए हमारे देश में ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि 25 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति साल में कम से कम एक बार वैसे ही अपना शुगर का टेस्ट करा ले, ताकि उन्हें क्लियर रहे कि उन्हें डायबिटीज़ तो नहीं। सर, ऐसा हमने सुना है, मतलब मेरे घर पे कहते थे, और भी मैंने बाहर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि वो कहते थे कि डायबिटीज़ अगर हो गया तो उसकी दवाइयाँ फिर आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं। तो क्या ये सच है, या इसे बिना दवाइयों के भी ठीक किया जा सकता है? अब देखिए, सबसे पहले डायबिटीज़ हुई किसी व्यक्ति को, तो हमको थोड़ा सा इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना चाहिए। किसी को भी डायबिटीज़ रातों रात नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पिछले शुक्रवार तक ठीक था और आज रविवार को उसको डायबिटीज़ हो गई, ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में लाइफ स्टाइल अनहेल्दी थी, इंसुलिन की कार्यप्रणाली डिस्टर्ब हुई, हमारे शरीर में पेनक्रियास को ये बात पता चली कि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसने 2 गुना 3 गुना काम किया और किसी तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश की। लेकिन हमने तो अपनी जीवनचर्या नहीं बदली, वो वैसा ही चलते रहा। तो एक दिन ऐसा आया जो कि 4-5-6 साल बाद होगा, हमारा पेनक्रियास अब एग्जॉस्ट होने लगता है और उस दिन डायबिटीज़ होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस दिन व्यक्ति को डायबिटीज़ का पता चला, उसके 5-7 साल पहले से अपने सिस्टम में बदलाव चल रहे थे। हो सकता है 6 महीने पहले शुगर नॉर्मल थी, लेकिन शरीर की प्रक्रियाओं में बदलाव चल रहे थे बैड लाइफ स्टाइल की वजह से। और मेडिकल साइंस में इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई है, जिन्होंने ये बताया है कि जिस दिन डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है, उसी दिन चूंकि पेनक्रियास ने इतने सालों तक ओवर एग्जर्ट किया है, तो उसकी कैपेबिलिटी में कुछ परसेंटेज परमानेंट गिरावट आ चुकी है। अब डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ। अब यदि व्यक्ति सिर्फ लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी कर ले, अर्थात 45 मिनट 1 घंटा एक्सरसाइज करे, अपनी डाइट में शुगर, जैगरी अर्थात गुड़, मिठाइयाँ, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड ये कम कर दे, अपना जो भी वजन है अगर अधिक है तो उसे 10-15% घटा ले, इस तरीके के सब काम करें, तो क्या होगा? पेनक्रियास के ऊपर इंसुलिन बनाने का दबाव कम होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी हमारे शरीर में इंसुलिन की कार्यप्रणाली में सुधार आता है। तो अकेले इससे भी डायबिटीज़ को कुछ परसेंटेज में कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई कि अगर एक न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ को सिर्फ लाइफ स्टाइल पे छोड़ दिया जाए, कुछ ना किया जाए, तो क्या होता है? या उन्हें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ऐसी दवाएं दी जाए जो इंसुलिन की सक्रियता बढ़ाती है, जो इंसुलिन के सेल्स के ऊपर इफेक्ट को इम्प्रूव करती है, तब क्या होता है? तो रिसर्च ये कहती है कि यदि आप सिर्फ हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करोगे, तो हो सकता है 1-2-4 साल तक आपका सिस्टम ठीक रहेगा, लेकिन जब ये बिगड़ेगा तो आपके पेनक्रियास की कैपेसिटी और काफ़ी डाउन हो चुकी होगी। तो बेहतर ये होगा कि हम
हेल्दी लाइफस्टाइल तो आवश्यक है ही सही, इसके साथ ऐसी दवाइयाँ जो डायबिटीज़ को थोड़ा पीछे ले जाती है, और डायबिटीज़ को पीछे ले जाने से मेरा आशय यह है जो पेनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी को मेंटेन करने में मदद करती है, उन दवाइयों पर जोर देना आवश्यक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले 25 सालों में डायबिटीज़ के मेडिकल साइंस में यही बदलाव आया है। आज से 20-25 साल पहले जो दवाइयाँ होती थी वो मुख्यतः इंसुलिन को निकाल के शुगर कंट्रोल करने की चिकित्सा पे आधारित थी। जीवनचर्या बदली तो साइंटिस्ट लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, और आज हम डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य है पेनक्रियाज को सपोर्ट करना ताकि वो लंबे समय तक काम करे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ ऐसी दवाइयाँ जारी रखता है लाइफ लॉन्ग जो उसके इंसुलिन सिस्टम को एक्टिवेटेड रखती है, तो उसकी शुगर भी कंट्रोल होगी और डायबिटीज़ में इंसुलिन की कार्यप्रणाली में व्यवधान आने की वजह से जो शरीर में नुकसान होते हैं, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट रखते हैं हार्ट अटैक को, इनकी रिस्क को भी कम किया जा सकता है। सर, आजकल मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो शुगर फ्री के नाम से बेचे जा रहे हैं, तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो रिलायबल है? कि शुगर फ्री मतलब हम कुछ ऐसा करें कि हमारी डाइट में शक्कर का इंटेक कम हो जाए। अब बहुत सारे लोग ये है कि वो टेस्ट तो चाहते हैं, उनको क्रेविंग है, उनको शक्कर का टेस्ट जुबान पर है और उसको लेना चाहते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो शक्कर और गुड़ हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैन मेड प्रोडक्ट है। 200-300 साल पहले ये उपलब्ध भी नहीं थे। अब शुगर फ्री की बात करेंगे तो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम लोग इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। एक है जिसे कहते हैं सुक्रालोस। ये सुक्रालोस का जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो रहा है स्प्लेंडा। ये कई नामों से देश में उपलब्ध है। दूसरा होता है स्टीविया ग्लाइकोसाइड्स। तीसरा होता है इक्वल। तो ये 3 ऐसे प्रोडक्ट है जिसको साइंटिफिकली अप्रूव किया गया है, लेकिन इनका उपयोग किस तरीके से होना चाहिए? इनका उपयोग कोई मिठाइयाँ बनाने के लिए करने की सलाह नहीं दी गई है। इनका उपयोग करने की सलाह दी जाती है कि जैसे आप चाय को टेस्टी करना चाहते हो और आप चाहते हैं आप कुछ कर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें यूज़ कर लीजिए। मतलब फूड हेल्दी होना चाहिए। आप सिर्फ शक्कर हटाना चाहती, हम शक्कर हटा के डाइट को बहुत अधिक कैलोरी रिच कर दे, वो भी अच्छा नहीं है। और दूसरा, कई सारी मैं देखते रहता हूँ विज्ञापन, शुगर फ्री मिठाइयाँ, शुगर फ्री जलेबी। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये जितने भी शुगर फ्री के साइंटिफिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो रीजनेबली सुरक्षित माने जाते हैं, इनकी उपयोग के भी दिशा निर्देश है, लेकिन इनमें किसी से भी चाशनी नहीं बन सकती। ओके। तो बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ हैं जो शुगर फ्री करके सेल की जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो शुगर फ्री होगी। तो मैं हमेशा मरीजों को ये सलाह देता हूँ कि इन प्रोडक्ट का अगर आप उपयोग करते तो घर में ही आप इनसे कुछ बनाएं, और ऐसी चीज़ें बनाएं जिनमें कि आपको कम कैलोरी वाली चीज़ें, जैसे बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स, घी, मक्खन, इसका उपयोग ना करना पड़े। तो ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्योंकि अन्यथा व्यक्ति इनके स्थान पर शक्कर और गुड़ का खूब सारा सेवन कर रहे हैं, तो वो तो और अधिक हार्मफुल है। तो इनका बुद्धिमानी से अगर उपयोग होता है तो ये उपयोगी है। एक मैं अभी जो पॉइंट ये समझाऊं कि लोगों के लिए ये शायद मिथ है कि शक्कर के बजाय अगर आप गुड़ यूज़ कर रहे हो तो उससे आपके डायबिटीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत समहाउ कॉमन मिथ है। देखिए, ये ठीक है कि गुड़ के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कुछ चीज़ें और होती है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जिसे कुछ नहीं है, हालांकि आज हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि जिस तरीके से लोगों के अंदर अनहेल्दी इनटेक ऑफ शुगर हो रहा है, सभी लोगों को शक्कर का सेवन कम करना चाहिए। अब अपन शक्कर और गुड़ में अंतर अगर हम करेंगे तो जो बात शक्कर पे लागू होती है, मात्रा के अंदर गुड़ पे भी वही बात लागू होती है। क्योंकि जब हम गुड़ को थोड़ा सा रिफाइन कर देंगे तो वो शक्कर बन जाएगी। अब चाहे शक्कर हो या गुड़ हो, इसका केमिकल इंग्रेडिएंट क्या है? सुक्रोज।
दोनों के अंदर मिठास कौन देता है? सुक्रोज। और सुक्रोज की अधिक मात्रा ही बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। तो डायबिटीज़ है तो चाहे शक्कर हो या गुड़ हो, ये ध्यान रखें, दोनों सुक्रोज हैं और दोनों शरीर के लिए उतने ही खराब है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ऑलमोस्ट हर प्रकार के मीठी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट में। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, डायबिटीज़ का मतलब होता है बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल। और बैलेंस्ड डाइट को मैं डायबिटीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल अगर सभी लोग बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार का सेवन करेंगे तो डायबिटीज़ वाले भी हेल्दी रहेंगे और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं हुई है वो भी डायबिटीज़ से बचेंगे। और संतुलित आहार का अर्थ है कि खास तौर पे हमारे भारतीय फूड में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा बहुत अधिक है, प्रोटीन की मात्रा कम है। तो हमें ज़रूरत है कि इन जनरल हमारे देश में लोग प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं और फैट और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करें। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर हम देखेंगे तो हमारी जो युवा पीढ़ी है ये आजकल राइस बेस्ड, मैदा बेस्ड और पोटैटो बेस्ड इस आहार का कितना उपयोग करती है बल्क में। ये सब क्या है? ये ऐसे स्टार्च है जो कि हमारे शरीर के लिए एक भार है इंसुलिन के सिस्टम पर, ये उसको कमज़ोर कर रहे हैं। तो इतना सारा जो फूड सिस्टम का कल्चर तो आ गया, इसने फूड को टेस्टी तो बना दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनहेल्दी कर दिया है। तो शक्कर, गुड़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्ब प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं देखता हूँ एक बच्चा अगर एक बड़ा पाउच ऑफ फ्रेंच फ्राइज विद ए ड्रिंक ऑफ कोक विद समथिंग ले रहा है, तो अगर मैं इसकी डाइट को एनालाइज करता हूँ तो इसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के सिवा है क्या? फैट। तो अब ये हो गई पूरी तरह से अनबैलेंस्ड डाइट। तो बेहतर होगा कि हमारे देश में लोग डाइट के लिए दानों का उपयोग बढ़ाएं, सब्जियां, सलाद का उपयोग बढ़ाएं, मिलेट्स का उपयोग बढ़ाएं और पोटैटो, साबूदाना, शुगर, मैदा इस बेस्ड फूड की मात्रा को कम करें। दैट्स हाउ वी कैन बैलेंस। और अगर हम इतनी बैलेंसिंग करते हैं तो एक लिमिटेड मात्रा में शुगर इनटेक फिर शरीर को नुकसान नहीं करती। तो समझ पैदा करने की ज़रूरत है कि हम दैनिक जीवन में सुबह से रात तक की हमारी डाइट को हम कैसे हेल्दी करें। और यदि एक व्यक्ति के अंदर वजन बढ़ रहा है, जनरली 20 साल की आयु के आसपास, 25 साल की आयु के आसपास हमारा वजन स्थिर हो जाता है और यही हमारा लाइफ टाइम वेट होना चाहिए। ओके। लेकिन यदि हमारा साल दर साल वजन बढ़ रहा है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। फिर वजन बढ़ रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा देखिए। यदि आपका वजन मेनली पेट के आसपास बढ़ रहा है, आप 100% बहुत हाई स्टार्च और बहुत हाई शुगर की डाइट कंज्यूम करते हैं, इसको रिवाइज करिए, क्योंकि ये धीरे धीरे कदम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। तो अगर हम आज देखेंगे तो आज हमारे देश में युवाओं में मोटापा और सेंट्रल ओबेसिटी इसका परसेंटेज बहुत हाई है। तो डायबिटीज़ है तब भी और डायबिटीज़ नहीं है तब भी अगर हम अपने शरीर में इन बदलावों को आते हुए देख रहे हैं तो हमको अब जागरूक हो जाना चाहिए और लाइफ स्टाइल को हेल्दी करना चाहिए। सर, मेडिकल फील्ड में हर साल नए नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, नई नई दवाइयाँ इंट्रोड्यूस हो रही हैं। क्या आज के टाइम पे भी डायबिटीज़ का क्योर इस लेवल पर है कि कोई एक गरीब इंसान उसको अफोर्ड कर सके, खासकर कि अगर वो इंसुलिन के लेवल पे आ चुका है कि उसको डेली इंसुलिन के इंजेक्शन जब वो लगवाने हैं? देखिए, क्या हमको डायबिटीज़ की जो है ना एक पूरी लाइफ साइकिल है। व्यक्ति इंसुलिन पे कब आएगा? जब या तो उसने अपने शरीर को खराब कर लिया या उसके शरीर में इंसुलिन बचा ही नहीं, तब तो उसे बाहर से इंसुलिन लगा के इलाज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने एक टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में कहा। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाए। अब यदि आज के मेडिकल साइंस ने पिछले 15 सालों में डायबिटीज़ की चिकित्सा को 360 डिग्री बदल दिया है।
अब अगर मेरे पास एक डायबिटिक पेशेंट आता है तो मेरे दिमाग में पहला उद्देश्य क्या होता है? मेरा पहला उद्देश्य ये होता है कि इसकी शुगर इस तरीके से कंट्रोल होनी चाहिए कि इसको इस तरीके का इलाज मिलना चाहिए कि इसकी शुगर भी कंट्रोल और इसका पेनक्रियास भी स्ट्रांग हो। अब ये ऑब्जेक्टिव है और पिछले 15 सालों में पूरे मेडिकल साइंस ने इसी पर काम किया है। और जितनी डायबिटीज़ की नई दवाइयाँ आई है, जिसमें अब ये मेडिकल साइंस की दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ शॉर्ट में उसके बारे में बताऊंगा। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो विशेष तौर पे इंसुलिन को सक्रिय करती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो विशेष तौर पे शरीर की चर्बी को क्लियर करने में मदद करती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो विशेष तौर पे किडनी और हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। तो अब डायबिटीज़ की चिकित्सा का उद्देश्य सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में जो युवा डायबिटिक्स है या जो टाइप 2 डायबिटिक्स है, ये इंसुलिन की कार्य प्रणाली की बाधा वाले डायबिटिक है। और जब भी इंसुलिन की कार्य प्रणाली में बाधा आती है तो सिर्फ शुगर नहीं बढ़ती, शुगर के साथ बीपी भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हार्ट अटैक की रिस्क भी बढ़ती है। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में हार्ट अटैक, बाईपास, इनकी संख्या में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और उस नंबर को जाके एनालाइज करिए तो आपको पता लगेगा कि इसमें 70% लोग डायबिटिक है। तो डायबिटीज़ की आज की आधुनिक चिकित्सा शुगर की बात नहीं करती। शुगर के साथ साथ हम कार्डियक रिस्क को कैसे कम करें, हम किडनी की रिस्क को कैसे कम करें, उसके ऊपर ज़्यादा आधारित है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में जो मॉडर्न से मॉडर्न दवाइयाँ हैं, ये हमारा एक तरह से सौभाग्य है कि पूरे विश्व में भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दवाइयों को सबसे कम कीमत पर उपलब्ध करा रखा है। और उसमें फिर अब डिपेंड करता है एक मरीज क्या अफोर्ड कर सकता है, उसके हिसाब से फिर अलग अलग चिकित्साएं होती है, लेकिन सॉल्यूशन सबके लिए उपलब्ध है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज डायबिटीज़ को शुगर के थोड़ा और बाहर से समझे, और जब भी इसकी चिकित्सा का महत्व समझ में आएगा। तो एक व्यक्ति कई बार मेरे पास आता है कि मेरी शुगर तो 250 थी, 120 रह गई, लेकिन वो एक पॉइंट से क्या करना है, हम 24 आवर आपका ग्लूकोज कितना है ये देखना चाह रहे हैं। दूसरा, आपके पेनक्रियास, आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि जिससे आपके पेनक्रियास पे लोड बढ़ रहा है। तो जो आज ठीक दिख रहा है 2 साल बाद बदल जाएगा। 2 साल बाद यही जब पेनक्रियास कमज़ोर हो जाएगा तो इस व्यक्ति को जल्दी इंसुलिन की पूर्ति बाहर से करना पड़ेगी। और तीसरा, आप साथ में बहुत कॉमन होता है ये कि डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये भी निगलेक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली 1+1 11 इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम इसको इफ़ेक्टिवली ट्रीट करते हैं तो हमारा आशय है कि हम एक डायबिटीज़ पेशेंट्स का शुगर भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसके वेट को भी टारगेट कर रहे हैं, ये भी दिमाग में रख रहे हैं कि इसके पेनक्रियास को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, उसकी कैपेबिलिटी को भी मेंटेन करना है। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि हम इसकी कार्डियक रिस्क और किडनी रिस्क कैसे कम करें। तो जैसे हम इसी वर्ष या पिछले 2-3 सालों से जितनी हमारी डायबिटीज़ की अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस है, जितने ट्रीटमेंट के दिशा निर्देश है, अब वो सिर्फ शुगर फोकस नहीं, अब उद्देश्य है कि एक व्यक्ति की एज ए होल इस तरीके से चिकित्सा करना कि उसको न सिर्फ शुगर उसकी नॉर्मल रखें, उसको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से भी बचाएं और उसके पेनक्रियास को इतनी स्ट्रेंथ दें कि अगले कई सालों तक उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहे। सर, आपकी एक बुक लॉन्च हुई थी, मधुमेह एक नया जीवन साथी, जिसे फॉर्मर पीएम अटल जी ने लॉन्च किया था। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। देखिए, अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय, 2003 की बात है, और हमने उनसे निवेदन किया था कि डायबिटीज़ की कितनी बड़ी समस्या है और इस पे मैंने जनता को जागरूक करने के लिए किताब लिखी है। तो वो इसके लिए सहर्ष मान गए। बस प्रश्न ये आया था कि इसका टाइटल ये क्यों रखा गया, मधुमेह एक नया जीवन साथी।
देखिए, जो मैंने डायबिटीज़ को इतने अपनी आज 30-32 साल की प्रैक्टिस में समझा है, और इसलिए मैंने इस टाइटल को चुना, क्योंकि डायबिटीज़, जैसा कि हम लोग सोचते, जो मैं आपको कुछ समय से कह भी रहा हूँ कि रातों रात नहीं होती, 7-8 साल से शरीर में चेंजेस आते हैं और फिर हमारे सामने आती है। तो ये एक तरह का पार्टनर है। जैसे जैसे हम अपने एक लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्ट करके फाइनली जीते हैं और पूरी ज़िंदगी अच्छे से निकालते हैं, वैसे ही मैं अपने मरीजों को कहना चाहता था या चाहता हूँ कि इसको भी एक पार्टनर समझें, इसके साथ एडजस्ट करें और समझे कि इसकी क्या नीड है। और अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए, इस लाइन के गूढ़ अर्थ को, तो आप डायबिटीज़ को डिफीट कर सकते हैं, डायबिटीज़ के साथ सक्सेसफुली हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये मैसेजेस मैंने इस किताब में कई चीज़ें समझाई थी और इसलिए मैंने इसका ये टाइटल रखा था। सर, बीइंग अ डॉक्टर, आई एम श्योर आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी हेक्टिक रहती होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, या आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? देखिए, ज़िंदगी में चैलेंजिंग तो सब कुछ होता है, लेकिन अब जैसे मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से जब डीएम किया एंडोक्राइनोलॉजी में, और उसके बाद मैं इंदौर आया 1995 में। मैं यहाँ का पहला एंडोक्राइनोलॉजिस्ट था उस समय इंदौर में, ओके। और मैंने एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया था। उसके बाद मुझे लगा कि ये जर्नी में मुझे इसको थोड़ा एक्सपांड करना चाहिए, तो मैंने एक छोटा सेंटर बनाया, जब 15 लोगों की टीम के साथ मैंने काम किया। 10 साल और निकल गए। फिर आज से 15 साल पहले मुझे लगा कि अगर मुझे इस चिकित्सा को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाना है और साथ में खुद भी थकना नहीं है, तो अपनी टीम को और बड़ा करने की ज़रूरत है। तो फिर हमने टोटल 2010 में, आज से 15 साल पहले, इसको इनॉग्रेट किया, इसकी स्थापना की। हालांकि टोटल शब्द से लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि टोटल सब काम एक जगह हो जाएगा, लेकिन ये दूसरा अर्थ है जो हमारे मरीज समझते हैं, या लोग जब शब्द सुनते हैं तो ऐसा अंदाज लगाते हैं, बट सही में टोटल का अर्थ है ट्रीट टू टारगेट एंड गिव लॉन्गर। ठीक, और यही मैं बात आपसे इतनी देर से कर रहा हूँ कि ट्रीट टू टारगेट, अपनी केमिस्ट्री को अचीव करिए, अपने गोल्स को अचीव करिए, अपने बीपी कोलेस्ट्रॉल को अचीव करिए, अपने वेट को अचीव करिए, तो आप हेल्दी लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। तो ये सब पूरी चीज़ें करने का उद्देश्य है वर्क लाइफ बैलेंस। आज अगर हर कार्य मैं ही कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से 24 घंटे मेरे ऊपर ही हर चीज़ का दबाव होगा। तो हम लोगों ने डॉक्टर्स की टीम बनाई, एजुकेटर्स, काउंसलर्स, फिर बहुत सारा डिजिटल सिस्टम्स विकसित किए, और इस तरीके से मैंने इसको, और ये मेरा पैशन है कि मैं सब्जेक्ट को सरल करने की कोशिश भी करता हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत सारे, हमारा एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है संदीपन, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कि एक लैंप से दूसरे लैंप को जलाना। तो मैं बहुत सारे एमडी डॉक्टर्स होते हैं, जो करीब 40-50 डॉक्टर्स के ग्रुप्स हर माह मेरे सेंटर पे आते हैं, और 3 दिन हम उन्हें अपने पर ट्रेनिंग भी देते हैं, डायबिटीज़ को कैसे और बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की। तो मेरा एरिया मेडिकल प्रैक्टिस और पेशेंट्स की चिकित्सा में तो मैंने टीम बनाई है, साथ ही मैं ओवरऑल डायबिटीज़ के पैराडाइम को कंट्री लेवल पे चेंज करना चाहता हूँ, और उसके लिए तो जो दूसरे केयर प्रोवाइडर्स है उन्हें उतना सक्षम होना होगा, तो ये चीज़ भी मैं साथ में करता हूँ। और उसके अलावा थोड़े से टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इन सब का भी मेरा पैशन है, तो मैंने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कुछ समय मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट में देता हूँ, कुछ समय मैं एजुकेशन में देता हूँ, कुछ समय मैं फैमिली के लिए रखता हूँ, पेशेंट्स के लिए रखता हूँ। तो इस तरीके से टीम वर्क के जरिए अगर हम अच्छे से काम करें तो मेरे ख्याल में सब कुछ संभव है। सर, जैसा आपने बताया कि ऑलमोस्ट 30 साल पहले आप इंदौर के पहले एंडोक्रोलॉजी डॉक्टर थे, तो उस टाइम क्या आप किसी व्यक्ति से इंस्पायर हुए थे, या कोई इंस्टेंस रहा हो आपकी लाइफ में जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि अब मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है या लोगों के लिए कुछ करना है?
देखिए, हम लोग जिस जनरेशन से आए, उस जनरेशन में मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। तो ये मैं इंदौर का हूँ ही नहीं। ओके। तो मैंने इंदौर तो प्रैक्टिस के लिए इसलिए चुना कि यहाँ से एक छोटा सा कस्बा है जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है खेतिया। ओके। मेरा 11वीं तक का स्कूलिंग वहीं हुआ। तो ऐसा सच में तो हमने कोई कैरियर के लिए तो हमारे दिमाग में कभी किसी ने सोच डाली नहीं। ये तो बाय चांस मेडिकल में सिलेक्शन हो गया तो डॉक्टर बन गए। और उसके बाद में अब चूंकि मेरा कॉलेज में कैरियर बहुत अच्छा था, मैं एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता था, तो मेरे सभी जगह अपने आप उस समय सिलेक्शन होते गए। समहाउ मुझे उन दिनों में, हालांकि ये मैं बात कर रहा हूँ 1993 की, उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें कि बहुत सारा काम करने की स्कोप है। तो उस समय मैंने एंडोक्राइनोलॉजी का सिलेक्शन किया, जिस वक्त इंडिया में गिने चुने एक्सपर्ट्स होते थे इस फील्ड के, और इस तरीके से मैं एंडोक्राइनोलॉजी में आया। एंड फॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि आज के समय में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इस क्षेत्र की है। तो एज सच ये सब मेरे हिसाब से बाय चांस होते गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बाय चांस भी कई चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाए। तो मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, सब अपने आप हुआ। और इनफैक्ट मैं जब यहाँ इंदौर आया, मैंने तो एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया था। ऐसी कोई मेरी सोच नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मुझे आवश्यकताएं लगती गई कि मैं अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस करूं, मैं बर्नआउट भी नहीं हूं, और मैं क्वालिटी केयर पेशेंट तक ट्रांसफ़र करूं, और साथ ही पेशेंट को उनकी केयर के लिए एम्पावर करूं, तो अपने आप मैं उस हिसाब से अपने काम करने के तरीके को बदलते गया। और इस तरीके से मैं जो एक बेसिक छोटी क्लिनिक होती है, वहाँ से मैंने फिर टोटल तक पहुँचा। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है सर। थैंक यू। सर, क्या आज के टाइम पे भी आपको ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है उसमें डॉक्टर्स का रेशियो काफ़ी कम है इन टर्म्स ऑफ जो पॉपुलेशन है और जो पेशेंट्स हैं, क्या वो भी आगे और बढ़ना चाहिए? अब देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब मैं अखबारों में देखता हूँ, सरकार के निर्णय सुनता हूँ, तो ये देखता हूँ कि अब इतनी सारी कॉलेजेस में सीट्स और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर हम अपने देश में देखें तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स की संख्या कोई कम है। ओके। हम लोग जब स्टूडेंट थे, तब अगर मैं उस समय की बात करता हूँ 1990 के आसपास की, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ था। तब पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज की लगभग 700 सीटें हुआ करती थी। और 30 वर्ष के बाद में ये संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। अब 700 नहीं, अब मैं एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है 7-8 हज़ार से अधिक सीटें हो चुकी है ऑलरेडी हमारे यहाँ। और ये अगले जिस तरह के इनके टारगेट से, उस हिसाब से 10-12 हज़ार तक हो जाएगी। अब सिर्फ डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है अगर वो डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो, और यही समस्या है। इंस्टीट्यूशंस के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। डॉक्टरी पेशा ऐसा नहीं है जिसमें कि सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाई से काम हो जाता है। डॉक्टरी पेशा ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारा अनुभव, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, मरीज के साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हम संख्या बल में ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग कमज़ोर होती जा रही है। बहुत छोटी छोटी जगहों पर कॉलेजेस तो है, लेकिन आज जैसे हम लोगों की शिक्षा का स्तर, हम लोगों को जो ज्ञान देने वाले प्रोफेसर्स थे, जिनको जिस लेवल का नॉलेज था और जितना उन्होंने अध्ययन किया था और जितना उनका अनुभव था, वर्सेस आज जो हो रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसमें बहुत बड़ा गैप देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी संख्या बढ़ाने की बजाय इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो डॉक्टर निकल रहे हैं
वो पूरी तरह से सक्षम हो मरीज का इलाज करने में, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम कोई अक्षम या अनुभवहीन, ये तो ऐसे ही हो गया कि आप एक एयरक्राफ्ट को एक ऐसे पायलट के हाथ में दे दे जो कि अनट्रेंड है, तो ऑब्वियसली जैसे वहाँ तो और बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, पर ये भी आखिरकार तो जीवन के साथ में चलने वाली और ऐसी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि संख्या को पहले भूलना चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि क्या हम क्वालिटी डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं और करने में सक्षम है तो फिर संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर पेशेंट रेशो का महत्व, आज हम डॉक्टर पेशेंट रेशो में हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। हमारे देश का डॉक्टर पेशेंट रेशो ऐसे हम जनरली जो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ उसे अमेरिका से कंपेयर किया जाता है। वहाँ 1000 पे एक डॉक्टर है, 750 पे एक। फ़र्क है, अमेरिका में हर व्यक्ति एक हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुँच रहा है। क्या भारत में ऐसा हो रहा है? दूसरा, अमेरिका में डॉक्टर की परिभाषा क्या है? डॉक्टर की परिभाषा एक मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर। भारत में डॉक्टर की परिभाषा क्या है? MBBS, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। हमने तो सभी को डॉक्टर्स डिक्लेयर कर रखा है। अगर आप इन सब का रेशो देख लेंगे तो मेरे ख्याल में तो अमेरिका में अगर 1000 में एक है तो हमारे यहाँ 300 में एक होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर पेशेंट रेशो की जगह क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार हो, तभी हमारे देश का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। सर, अब लास्टली क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप अपने हेल्थ के महत्व को समझिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं हैं, एक जब हमारी हेल्थ बिगड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे रास्ते में, हमारे कैरियर में, सब जगह हमारे बीच में बाधा बनती है। और यदि आपको हेल्दी रहना है तो हेल्दी हैबिट्स अपनाइए। और यदि आप अब उस स्टेज पे पहुंच गए कि चलिए, देखिए ऐसा है ना कि देरी कभी नहीं होती, हम कभी भी कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो यदि डायबिटिक भी हो गए, ब्लड प्रेशर भी आ गया, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, कुछ चीज़ हो भी गई, तो भी कम से कम इसे ईमानदारी से स्वीकार करें। और आज के समय में हम उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं डायबिटीज़ और हार्मोन्स के क्षेत्र में यही देखता हूँ कि हमारे मरीज अपनी डिसीज़ को स्वीकार करने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब व्यक्ति को डायबिटीज़ है, उसके बावजूद वो जो चाहे वो खाता पीता है, इसका अर्थ क्या हुआ? उसने डिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो ग्लूकोज उसकी 250-300 ट्रीटमेंट नहीं लेता, कुछ नहीं करता, इसका अर्थ क्या? उसने डिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि एक तो अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें और उसके लिए प्रयास टीन एज से शुरू करें। यदि आप सीडेंट्री हैं, आपका काम ऐसा है, आपका कैरियर ऐसा है कि आपका दिन भर बैठकर काम करना पड़ता है, तो 1 घंटा स्वास्थ्य के लिए निकालिए। थोड़ा फिजिकली अपने आप को एक्टिव करिए, क्योंकि हम मनुष्य बने ही उसके लिए। हम एज ए एनिमल हम एक्टिव होना चाहिए, हमारी मसल्स ने काम करना चाहिए। और यदि आपको कोई डिसीज़ हो गई है तो उसे स्वीकार करिए, अच्छे से इलाज करिए, क्योंकि आप उसको करने के बाद ही लॉन्ग टर्म हेल्दी रह सकते हैं। अपने आप को डैमेज कर लेने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं। आई एम श्योर हमारे जितने व्यूअर्स ये एपिसोड देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन सर ने दी है आज। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताई डायबिटीज़ से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आई होप कि हम इसी तरह आगे भी जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहें।